पलाश काफ़ी टाइम से एक जॉब की तलाश में था, ऐसी जॉब जो उसकी सारी मुसीबतों को दूर कर दे। और एक दिन जो था उसे एक ऐसा फ़ोन आया जिसे सुन वो खुशी से पागल हो गया। दरअसल में पलाश को जयपुर से फ़ोन आया था कि वहाँ पर उसकी जॉब लग चुकी है। अब उसे अगले ही दिन जो है जयपुर पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर पलाश का परिवार रहा करता था, तो वो उससे बात करते हुए पूछता है कि आखिर जयपुर से तुम्हें इस तरीके से कौन बुला सकता है, कौन जॉब दे सकता है। तो पलाश ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने ठीक ठीक से पूछा भी नहीं, लेकिन जो भी कुछ है वहीं जाकर पता चलेगा। वैसे भी मुझे जॉब की तलाश थी, और जब आगे से भगवान की वजह से मुझे एक जॉब मिल रही है, भगवान की कृपा है मुझ पर, तो फिर मैं किस लिए मना करता। पलाश अपनी फैमिली को समझाता है। उसका जो परिवार था उन्हें वो जॉब कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अपने शहर से इतनी दूर जयपुर में जाकर काम करना उन्हें बहुत अजीब सा, डरावना सा लग रहा था। और जो भी किसी ने फ़ोन किया था उसने ठीक से कुछ बताया भी नहीं, सिर्फ उसे इंटरव्यू के लिए जयपुर बुला लिया। लेकिन पलाश जो था वो बेहद खुश था, तो इसलिए वो अपने परिवार को मना लेता है। और फिर उसी दिन जो था वो जयपुर के लिए निकल जाता है। और फिर जब वो बताए हुए पते पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पुरानी सी बिल्डिंग है। उस पुरानी सी बिल्डिंग को देख वो हैरान था। इतनी पुरानी बर्बाद सी बिल्डिंग के अंदर आखिर कौन मुझे बुला सकता है। इसके बाद वो उस बिल्डिंग में जब जाता है तो वहाँ पर उसे एक काले कोट वाला आदमी मिलता है। वो काले कोट वाले आदमी को देखकर हैरान था, और हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछता है, क्या तुम्ही ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो उस काले कोट वाले आदमी ने कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम ही हो जो मेरा वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर पलाश हैरान हुआ कि इतनी दूर मैं यहाँ पर आया हूँ और ये आदमी मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। आखिर इसका चक्कर क्या है। पलाश उस आदमी से उसके बारे में जानकारी लेने लगा तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जानकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बस तुम इतना जान लो, अगर मेरे बताए हुआ काम करते हो तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब 1 करोड़ का नाम सुनते ही जो था पलाश एकदम से ही खुश हो गया। वो तो बिना सोचे समझे उस आदमी को हाँ करते हुए बोलता है, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या काम है आखिर ऐसा जिसके लिए तुम मुझे 1 करोड़ रुपए देना चाहते हो। उस आदमी ने कहा, तुम बस कल तक का इंतज़ार करो, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर पलाश ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कल तक मैं रहूँगा कहाँ पर, यहाँ तो मेरा रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। उस आदमी ने कहा, एक चाबी देते हुए, ये लो, ये मेरे घर का चाबी है, तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। यहाँ से कुछ ही दूर एक घर पड़ता है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो, और मैं कल खुद तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊँगा, तब तुम यहाँ आ जाना। और फिर इसके बाद जो था पलाश उस आदमी के घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ धूल लगी हुई थी। उसे हैरानी थी कि अगर यह आदमी उस घर में रहता है तो यहाँ पर इतनी धूल क्यों लगी है। फिर किसी तरीके से पलाश वो दिन उस घर में काट लेता है, और अगला दिन जब रात का वक्त होता है तो वो आदमी पलाश को फ़ोन करके फिर से उस बिल्डिंग में बुलाता है। कुछ रात के 9 बजे थे। पलाश भी फ़ौरन ही वहाँ पर पहुँचता है, और उससे बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि वो आदमी कहता है, तुम्हें लगभग आज से 3 दिन तक शमशान में जाकर जलती हुई अधजली लाशों को मेरे पास लाना होगा, और इसके लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो पलाश जो था वो तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सब करना बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब और डरावना एक्सपीरियंस हो सकता था। यहाँ पर पलाश सोच ही रहा था तो उस आदमी ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, या तो हाँ कहो या तो ना कहो। तभी जो था पलाश ज़्यादा नहीं सोचता, और 1 करोड़ रुपए का नाम जैसे ही उसके दिमाग में आता है वो तुरंत ही हाँ में भर देता है। फिर इसके बाद जो था पलाश उस आदमी से उस वक्त अलविदा लेकर शमशान के लिए निकल जाता है, और पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लाश जल रही थी जो लगभग आधी जलने ही वाली थी। इसके बाद पलाश बड़ी मुश्किलों के साथ उस अध जली लाश को किसी तरीके से वहाँ से ले जाकर उस आदमी के कहने पर उस बिल्डिंग में ले जाकर छोड़ देता है। और
इसके बाद खुद वापस से उसका जो घर था वहाँ पर जाकर सो जाता है। और फिर अगला दिन होता है तो वो वापस से जब दूसरी बार लाश को लेने के लिए जाता है तो उसे बेहद डर लगता है, लेकिन फिर भी वो उस काम को अंजाम देकर दूसरे दिन भी वो लाश वहाँ बिल्डिंग में पहुँचा देता है। धीरे धीरे पलाश बहुत ज़्यादा डरता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ कर रहा है वो करना सही है या गलत है। इस तरीके से लाशों के साथ करना क्या सही होगा। और फिर जब तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन जो था, जब वो लाश लेने के लिए पहुंचता है तो अचानक से वहाँ एक अघोरी आ जाता है। उसे देख वो घबरा जाता है। उसे लगता है अगर उसने उसको पकड़ लिया तो फिर ना जाने उसका क्या अंजाम होगा। वो अघोरी एकदम से उसे रोकता है और कहता है, ये जो तुम सब कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या तुम जानते हो जिस आदमी ने तुमसे ये सब लाशें मंगाई हैं, क्या वो अच्छा इंसान है? क्या इनके साथ कुछ वो अच्छा करेगा? उस तांत्रिक बाबा से पलाश को पता चलता है कि वो आदमी कोई तंत्र साधना कर रहा है, जिसके लिए उसे वो अजजली 3 लाशें चाहिए थीं। और अगर तीसरी लाश उस तक पहुंच जाती है तो वो ना जाने फिर उस तंत्र साधना के वजह से ना जाने क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर पलाश जो था उनसे मदद मांगता है। तो वो कहते हैं कि तुम पर उन अजजली लाशों को ले जाने का दोष है। अगर तुम वो दोष धो देते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। और इसके बाद जो था वो तांत्रिक बाबा वहाँ पर एक क्रिया साधना करते हैं, बहुत ही भयानक। और फिर उस क्रिया साधना को करने के बाद जो था वो पलाश को उन सारी गलतियों से मुक्त करवा देते हैं। तब पलाश कहता है, लेकिन बाबा क्या वो आदमी मुझे फिर से परेशान करेगा? तो इस पर जो था तांत्रिक बाबा कहते हैं, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम फिर कभी इस जगह मत लौटना और वो आदमी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तांत्रिक बाबा की वजह से उस रात पलाश की जान बच गई और फिर पलाश भी कभी दोबारा जयपुर भूल कर भी नहीं गया।